दोस्तों, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस में आपका ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जिस प्रकार हमने दोस्तों पिछले ताज तक हमारे धोरण 8 में ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष शिक्षा के माध्यम से हमने हमारा जो अगले चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 यानी कि कुल मिलाकर हमने ऑफलाइन के माध्यम से पीछे का जो 6 से लेकर 9वें चैप्टर तक का अध्ययन कर लिया था। और उसके साथ साथ हमारा जो पत्र एवं डायरी जो चैप्टर नंबर 1 था, जिनका भी हमने बाल दोस्तों ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर लिया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने हमारे सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की किताब में 1 से 9 चैप्टर में से हमने कुल जो 5 चैप्टर थे जो हमने ऑफलाइन के माध्यम से आपके सामने जिसका अध्ययन आपको करवा दिया है। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 यानी कि कुल 4 चैप्टर है जिसको हम पहले ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ चुके हैं और फिर से अब हम इसी चैप्टर को ऑनलाइन के माध्यम से आगे पढ़ने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। और साथ साथ ही इसमें जो ग्रामर के जो हमारे व्याकरण के जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में भी हम साथ साथ अध्ययन दोस्तों करते जाएंगे। तो ये जो दूसरा चैप्टर है जिसका आज हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने ये रखने का आपको प्रयास करता हूँ, तो दोस्तों जिसका शीर्षक खासतौर पर कच्छ की सैर है। और साहित्य प्रकार की दृष्टि से यात्रा वृत्त यानी कि एक प्रवास का वर्णन है, जिसका सर्जक रचयिता जो हरेश ढोलकिया है वह मूलतः कच्छ निवासी है, जिसका सर्जक हरेश ढोलकिया मूलतः कच्छ के निवासी है। और उन्होंने ये जो यात्रा वृत्त में हमें कच्छ के जो विभिन्न दर्शनीय स्थान है, विभिन्न जो दर्शनीय क्षेत्र है जिसके बारे में हमें अवगत कराया। उसके साथ साथ कच्छ के इस प्रसिद्ध साहित्यकार ने हरेश ढोलकिया ने जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति या तो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम यानी कि अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल पाकिर अब्दुल कलाम कि जिसका जो बहुचर्चित आत्मकथा विंग्स ऑफ द फायर कि जिन्होंने अगन पंख नाम से गुजराती में अनुवाद करवाया था। ऐसे बहुचर्चित साहित्यकार के रूप में हरेश ढोलकिया जी एक हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने ये हमारा ये प्रवास वर्णन दोस्तों हमारी किताब में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसे हम पहले हरेश ढोलकिया का कुछ परिचय प्राप्त कर लेते, उसके बाद ये जो चैप्टर है जिसमें कच्छ के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, जहाँ की विशेषता क्या है और वहाँ पर जो प्रवासी है वह क्यों जाते हैं, तो इसकी ऐतिहासिक भौगोलिक सभी प्रकार की जो विशेषता है, सभी प्रकार का जो कच्छ के इस प्रदेश का जो महत्व है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ये चैप्टर नंबर जो 2 है कच्छ की सैर यहाँ पर आप देख रहे हैं और साथ साथ मैं उसका आपको विस्तार से उसे अध्ययन
जो करवाता होगा आप देख सकते। तो सबसे पहले आप देखते कि कच्छ का निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी कि वह एक प्राध्यापक थे, शिक्षक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई, यानी कि एक शिक्षक आपकी पहचान है, आपकी जिसे हम दोस्तों गुजराती में कहेंगे कि उसकी ओळख है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद यानी कि अगनपंख शीर्षक से किया गया है। उसके साथ साथ शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के भिन्न क्षेत्र है। कच्छ में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते थे, यानी कि कच्छ में आप एक सुरखाब नामना का दोस्तों एक पक्षी का नाम है, यानी कि ये अनोखापन या तो विशेष शब्द का भी उसके लिए हम अर्थ निकालेंगे। सुरखाब यानी कि अपने अनोखेपन के लिए प्रसिद्ध है, अपने विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तो एक पक्षी का नाम है कि जिस तौर पर आप लिखते थे। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय भी किया, यानी कि प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ या तो उसके जो इर्द गिर्द आसपास के जो दर्शनीय स्थल है या तो दर्शनीय जो स्थान है उसका आपने अच्छी तरह से हमें परिचय किया है, कराया है। तो इस प्रकार इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है, यानी कि आपकी जो कच्छ यात्रा का जो भावानुवाद यानी कि जो आपके भाव के अनुसार, आपके लगाव के अनुरूप का जो अनुवाद है वह आप इस किताब में आपने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर इस यात्रा को आप चित्र सहित इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, यानी कि हमारा देश भारत एक बड़ा विशाल देश है जिसमें अनेक इसे देखने लायक यानी कि दर्शनीय प्रांत है। प्रांत એટલે राज्य, दर्शनीय। तो दोस्तों कुछ शब्दार्थ में यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई प्रांत यानी कि राज्य, दर्शनीय तो देखने लायक या तो देखने योग्य। कि भाई कच्छ में ऐसे कुछ दर्शनीय स्थान है जो देखने योग्य है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य, यानी कि सभी प्रदेश का, सभी स्थान का अपना अपना खुद का सौंदर्य भी है और उसका विशेष महत्व भी है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य, यानी कि इन सभी राज्यों में हमारा गुजरात है एक उनसे अनोखा या तो अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, यानी कि गुजरात प्रदेश का, गुजरात राज्य का एक महत्वपूर्ण या तो एक विशिष्ट जिला है जिसका नाम है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश, यानी कि हमारे गुजरात राज्य का ये जो कच्छ जिला है वह अतिशय यानी कि अत्यंत रमणीय या तो सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, यानी कि जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके लिए कच्छ एक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि कच्छ में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो देखने लायक है, इसलिए यहाँ पर यात्रियों के लिए वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं, यानी कि उनके साथ साथ हमारा धार्मिक तौर पर देखा जाए दोस्तों तो उसका पौराणिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या तो संग्रहालय भी कहा सकते हैं, यानी कि अत्यंत इसे वैविध्य सभर
जो दर्शनीय स्थानों के कारण उसे हम म्यूजियम, दोस्तों म्यूजियम यानी कि संग्रहालय जो यहाँ पर लिखा गया है तो कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आगे देखते हैं कि भाई कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, यानी कि जब हम कच्छ में प्रवेश करते हैं उसी समय उसी वक्त हमें रेगिस्तान के दो भाग यानी कि यहाँ का जो रण प्रदेश है, मरुभूमि है, उसके दो भाग हमें दिखाई देते हैं। रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, या तो जिसे हम रण प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, जैसे कि कच्छ में हमें कच्छ का छोटा रण और कच्छ का बड़ा रण, तो ये दो भाग में यहाँ पर जाने जाते हैं। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, और फिर भी इसकी विशेषता ये है कि दोस्तों ये कहलाते हैं मरुभूमि, रेगिस्तान, फिर भी दोनों में रेगिस्तान जैसे कुछ लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते। रेत कहीं नजर ही नहीं आती, यानी कि पूरे के पूरे प्रदेश में आप घूमकर देखेंगे तो वहां पर कभी भी आपको कहीं पर भी रेत दिखाई नहीं पड़ेगी। यह अनूठा रेगिस्तान है, और इसलिए यह रेगिस्तान, ये रण प्रदेश हमारे लिए एक अनूठा रण प्रदेश है, कहलाते हैं रण प्रदेश रेगिस्तान, फिर भी कहीं पर भी हमें रेत नजर नहीं आती। उसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि सामुख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, यानी कि प्रवेश जो हम कच्छ का यात्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम सामुख्याली से हमें गुजरना पड़ता है, इसलिए सामुख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यानी कि कच्छ की जो यात्रा है वह सामुख्याली से ही आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है, यानी कि यहाँ से हमारी यात्रा का आरंभ होता है। वहाँ पर रापर जो कच्छ का एक छोटा सा शहर है, कि वहाँ से धोलावीरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है, कि भाई वहाँ पर पहुँचते ही हमारी जो आदि या तो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति, दोस्तों आपने सुना है कि मोहनजोदड़ो का स्मरण हमें धोलावीरा में, जब रापर से आप धोलावीरा तक पहुँचने तक ही आपको उसका दर्शन होते। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का है, यानी कि ये धोलावीरा की जो हमारी पुरातत्वीय यानी कि जो सांस्कृतिक धरोहर है वह करीबन 5000 साल पुराने अवशेष हमें यहाँ से मिल जाते हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, और इसी प्रकार इन पुरानी या तो प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम दोस्तों चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के यहाँ पर दर्शन होते हैं, यानी कि इस प्राचीनता में हमें इस आधुनिकता का दर्शन हमें यहाँ पर धोलावीरा में जो मोहनजोदड़ो की जो 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है उसे देखने से हमें इसका पता चलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चित्र में यही आप आकृति में या तो सचित्र के साथ उस संस्कृति के अवशेष को आप देख सकते हैं। उसके बाद सामुख्याली से पश्चिम की ओर यात्रा करके बचाव नजर आता है। પછી મિત્રો સામખિયાળીથી આપણે પશ્ચિમ દિશાની અંદર આગળ વધીએ એટલે ત્યાં બચાવ નામનું એક કચ્છનું બીજું શહેર છે તે આવે છે। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, यानी कि ये बचाव है बड़ा गांव जैसा एक नगर में दिखाई पड़ता है, और वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखाने का शहर में, यानी कि जो बचाव से गांधीधाम नाम का एक बड़ा कच्छ का शहर है या तो नगर है, वह जो औद्योगिक कारखानों से या तो औद्योगिक फैक्ट्रियों से वह
एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थानीय हुई थी और यहाँ पर गांधीधाम में जो सिंधी कौम की जो प्रजा है वह पाकिस्तान से आकर गांधीधाम में रहने लगी है, तो गांधीधाम में स्थायी हो गई है, तो आकर वहाँ पर बस गई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई दिए थे। उसके साथ साथ यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांधीधाम और उनके आसपास के आदिपुर है, गोपालपुरी है, जिसे उनके नजदीक के जो बड़े बड़े गांव हैं वह भी उद्योग के कारण, यानी कि उद्योग के कारण बहुत ही बड़ा उसका डेवलपिंग हुआ है, तो उसका बहुत बड़ा विकास हुआ है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा फांसी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है, यानी कि आदिपुर में गांधी स्मृति दर्शनीय स्थान है। उसके साथ साथ उसके पास ही दोस्तों आपने नाम सुना है कोई कंडला बंदरगाह, जो एक कंडला नाम का गुजरात का या तो भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो बंदर के नाम से जाना जाता है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साथ ही लेखक कहते हैं कि मैं इस जो कंडला बंदरगाह है उसका विकास, उसकी तरक्की यहाँ की जनता के लिए या तो यहाँ की प्रजा के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, और उसके बाद कंडला की दक्षिण की ओर जो आप दोस्तों यात्रा करेंगे तो वहाँ पर भद्रेश्वर नाम का एक अति जैन समुदाय का एक प्रसिद्ध यात्रा का धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था, यानी कि जो आरस पहाड़ संगे मरमर यानी कि जो आरस के पत्थर है उनसे ये बने हुए हैं, जो 2500 वर्ष पुराना जिनालय यानी कि वो आज खंडित हुआ है। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है, यानी कि ना फिर से निर्माण का पुनर्निर्माण का कार्य आज बहुत देरी से या तो तेजी से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है और साथ ही उसे जो पहले था वो पुराना था, प्राचीन था, और आज उसे आधुनिकता यानी कि इस मॉडर्न युग का उन्हें सपोर्ट मिला है, तो उसका साथ मिला है। मुंद्रा शहर तहसील का मुख्यालय भी है, और उसके साथ साथ कच्छ का जो मुंद्रा शहर है वह तहसील यानी कि दोस्तों तालुका मथक का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो सेंटर है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है, और यहाँ पर अनेक उद्योगों के कारण तरक्की की या तो विकास की दिशा आज खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है, और साथ ही साथ कच्छ को बहुत बड़ा समुद्र किनारा मिला है, इसलिए वहां पर कई सारे बंदरगाह या तो कई सारे बंदर का विकास भी यहाँ पर समुद्र के किनारे की वजह से हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं, और साथ साथ यहाँ पर कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं। समुद्र के किनारे तटे यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे, और उसके बाद समुद्र के किनारे ही किनारे पर हम यात्रा करते करते आगे बढ़े तो कच्छ का एक वैभवशाली शहर जो मांडवी तक हम पहुंचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यानी कि मांडवी बहुत बड़ा सुंदर एक कंडला की तरह बंदरगाह है, वह भी बड़ा एक प्राचीन या तो पुराना नगर है। यह शहर राजा के महल यानी कि मांडवी शहर को राजाओं के महल का शहर के नाम से भी जाना जाता है। पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। वहां पर पवन चक्कियों है, और उसके साथ साथ समुद्र किनारा होने के कारण वह भी एक सुंदर या तो देखने लायक या तो दर्शनीय बने हैं। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, यानी कि VRTI की एक औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पर VRTI की एक ग्राम्य संस्था है, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर पीछे ये लिख दिया है कि भाई ये VRTI की एक सुंदर एक संस्था है। और 72 जिनालय, वहाँ पर 72 जिनालय जो जैन लोगों का आस्था का प्रतीक माना जाता है, वह
72 जिनालय वहाँ पर मांडवी में स्थित है। पांसी बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, और उसके पास ही बिदड़ा नामक गांव है जो दोस्तों एक प्रसिद्ध या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो इंटरनेशनल स्तर का एक अस्पताल वहाँ पर खुलवाया गया है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। उसके साथ साथ मांडवी से हम आगे बढ़े तो वहाँ पर ये जो प्रसिद्ध गांव है डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो जैसे प्रसिद्ध या तो प्रख्यात सुविख्यात गांव भी वहाँ पर मौजूद है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, और यहाँ पर जैन लोगों का प्राधान्य ज्यादातर नजर आता है। यानी कि दोस्तों हम कह पाएंगे कि वहाँ पर उस क्षेत्र में जैन लोगों का विशेष जनसंख्या भी है और वहाँ पर उनकी प्राधान्य भी। ये जो दोस्तों यहाँ पर जैनालय के रूप में यहाँ पर चित्र में हम मंदिर के जैनालय की तस्वीर भी देख पाते हैं। और नलिया शहर तहसील का केंद्र, उसके बाद यहाँ से नजदीकी नलिया नाम का एक शहर है, वो भी एक तहसील का केंद्र है। तहसील यानी कि तालुका का जो केंद्र है वह भी यहाँ पर है, और वहाँ पर वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हवाई सेना के लिए यानी कि वायुसेना एयरलाइंस का मुख्य अड्डा भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वो भी यहाँ पर जो नलिया में दोस्तों स्थित है। तो इसी प्रकार कच्छ की यात्रा के दौरान हमें ऐसे कुछ अलग अलग विशिष्ट प्रकार के दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों इस यात्रा रूप में आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक इस यात्रा वर्णन को समाप्त करके उसके बाद का जो कई स्थान है उसके दर्शन या तो उसके वर्णन के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।